अब इस सिलेबस को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअल में 10th का साइंस का सिलेबस है, इसको हम लोग और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम एक एक चैप्टर को तो डिटेल से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक पूरे 10th क्लास के साइंस को शॉर्ट में समझ लिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर आएगा आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस होती हैं दोस्तों, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन जुड़ गया, तो बहुत सारी प्रोसेस है। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन मतलब एक केमिकल ये हुआ, एक केमिकल ये, दोनों केमिकल जब मिल रहे हैं तो एक रिएक्शन हो रहा है। तो इस चैप्टर में हम लोग जितनी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ उसके इक्वेशन भी लिखेंगे। इक्वेशन के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, जैसे आपने एक बहुत ही फेमस पढ़ा होगा, नमक जानते हो दोस्तों, नमक, नमक का फार्मूला होता है NaCl। ठीक है, नमक क्या होता है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। सर आप लिख रहे हो NaCl, बोल रहे हो सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब Na को सोडियम बोल रहे हैं, Cl को क्लोराइड बोल रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग डिनोट करते हैं किसी भी एक उसके फर्स्ट लेटर से। तो इसको बोलते हैं नेट्रियम। सोडियम को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, नेट्रियम। लैटिन भाषा में सोडियम को नेट्रियम बोला जाता है, इसलिए इसको Na से डिनोट किया गया। तो NaCl मतलब नमक। नमक का फार्मूला हो सकता है आप 9th में भी पढ़े होगे, नमक का फार्मूला NaCl होता है। तो NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जब हम पानी में डालते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा हूँ समझना, हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड को हमने किस में डाल दिया है, पानी में डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये दो आयंस में बढ़ जाता है। कौन सा, एक तो सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस, और ये भी दो आयन में बढ़ जाएगा, H प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो बेसिक केमिस्ट्री हमारी ये बोलती है प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा और माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ेगा, ये हमारी बेसिक केमिस्ट्री है। ठीक है, तो जब भी आप केमिस्ट्री शुरू से पढ़ोगे तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो प्लस वाली इंटाइटी होगी या प्लस वाली जो यूनिट होगी वो माइनस वाले के साथ जुड़ेगी, और जो माइनस वाले की इंटाइटी होगी वो प्लस वाले के साथ जुड़ेगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर सोडियम प्लस में है और OH माइनस में है, तो क्या इनको हम लोग जोड़ सकते हैं, डेफिनेटली जोड़ सकते हैं। तो क्या बनेगा दोस्तों, NaOH। क्या बना दोस्तों, NaOH, और ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे दोस्तों, HCl। क्या बन जाएगा दोस्तों, HCl। तो आप देख पा रहे हैं इस चीज को कि हमने नमक मतलब सॉल्ट, जिसका फार्मूला था NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, उसको हमने डाल दिया है किसमें, वाटर में। वाटर में डाल दिए हैं, वाटर में डालने के बाद इसके दो आयंस बने, इसके दो आयंस बने, इसके प्लस वाले आयंस इसके माइनस वाले आयन के साथ जुड़ गए, और इसके माइनस वाले आयंस इसके प्लस वाले आयन के साथ जुड़ गए, और एक केमिकल रिएक्शन हो गई दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और ये जो मैं इक्वेशन लिखाऊं ना, ये इक्वेशन यही है, NaCl प्लस H2O इज इक्वल टू NaOH प्लस HCl। तो इस तरह से जो हम लिखते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है समीकरण, एक हिसाब से अपन उसको समीकरण बोलते हैं। समीकरण का मतलब होता है सबको एक साथ डिनोट करना, वो भी इक्वेशन, उसी को इक्वेशन बोलते हैं। तो पहला चैप्टर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, पहला चैप्टर समझ में आया होगा। क्या समझ में आया होगा कि भाई दो ठो आयन होते हैं और दूसरे कंपाउंड में भी दो आयन होते हैं, माइनस वाला आयन प्लस के साथ जुड़ता है, प्लस वाला आयन माइनस के आयन के साथ जुड़ता है, बस इतना ही समझ लो। ठीक, दूसरे चैप्टर में चलते हैं दोस्तों। दूसरा चैप्टर है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। इसी केमिकल रिएक्शन का डिटेल वर्जन। क्या बोला मैंने, इस चैप्टर में जो आप पढ़ोगे ना, उसी को डिटेल में इसमें और पढ़ोगे। इसमें जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिखा है ना, NaCl प्लस वाटर, और उसके बाद क्या हो रहा है, NaOH प्लस HCl बन रहा है। इसी रिएक्शन को उल्टा कर दो, मतलब एक्चुअल में इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम जानते हो दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बेस है,
ये जो बेस है ना, ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है दोस्तों। ये जो रिएक्शन हो रही है ना, तो कभी सॉल्ट से वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, कई बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ मिल करके इसके साथ ये बन जाता है, क्या बन जाता है, सॉल्ट और वाटर। तो इसको बोलते हैं, ये जो केमिकल रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में चल रही है। इक्विलिब्रियम का मतलब जितना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है। हो सकता है आपको अभी टफ लग रहा होगा, लेकिन समय के साथ ईजी लगेगा। तो आप अभी ये समझो कि भाई एसिड होता है, बेस होता है, सॉल्ट होता है। तो यहाँ पर ये सॉल्ट है, NaCl सॉल्ट है, ये बेस है, ये क्या है दोस्तों, बेस है, और ये क्या है दोस्तों, एसिड है। ये एसिड, ये बेस, ये सॉल्ट और ये वाटर। ये तो पता है ना बाबा, कितना H2O वाटर होता है, 9th क्लास पार करके आ रहे हो, वाटर यानी H2O, सबको पता होता है। तो सॉल्ट, वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये सारी बातें होती हैं इसमें, इस चैप्टर में, एसिड बेस एंड सॉल्ट में। ठीक है, फिर अगला चलता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब ये चैप्टर को इन्होंने गड़बड़ कर दी यहाँ पर। एक्चुअल में ये वाले चैप्टर को यहाँ होना था, यहाँ पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में, लेकिन इन्होंने क्या किया, मेटल और नॉन मेटल को अलग कर दिया। तो जब आप पीरियोडिक टेबल को समझते हो ना, तो आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल्स पूरा क्लियर हो जाता है। तो इसलिए मेरा NCERT वालों से एक कहना था कि इस चैप्टर को ना ऊपर में रखना था। ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है ना, इस चैप्टर को ऊपर में रखना था, क्योंकि इसको अगर आप अच्छे से समझ गए, मतलब पीरियोडिक टेबल को अगर आप अच्छे से समझ गए ना, तो केमिस्ट्री का हर चीज़ समझ गए, फिर उसके बाद फिर कुछ नहीं रखा है। ठीक है, उसी पीरियोडिक टेबल में ही आपको मेटल्स भी मिलेंगी और नॉन मेटल्स भी मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी मेटल्स होंगी, जैसे गोल्ड एक मेटल है, ठीक है, शाइनिंग करता है। वैसी चांदी होती है, Au। ठीक है, तो बहुत सारी मेटल्स होती हैं, उस मेटल्स के बारे में हम इसमें डिटेल में जानेंगे। और नॉन मेटल्स भी होती हैं, ठीक है, जो मेटल की प्रॉपर्टीज शो नहीं करती हैं, उसके बारे में पूरा जानेंगे। ठीक है, इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जब आप और डिटेल में जाओगे तो आपको पता चलेगा, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जानते हो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड? कार्बन का मतलब होता है बिना कार्बन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है। अगर आप आगे वाली क्लास में जाओगे और कहीं साइंस वाले फील्ड में और अंदर जाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो ऑर्गेनिक होता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बिना कार्बन के नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन है तो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जिसमें कार्बन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो केमिस्ट्री है स्पेसिफिक, ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसमें कार्बन की वैलेंसी के बारे में जानेंगे, कार्बन किससे रिएक्शन करता है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन मिल जाते हैं तो क्या होता है, कौन सी गैसेस होती हैं, कौन सी गैस बनती है, कब रिलीज होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए। तो अभी और भी यही समझो कि कार्बन को अपने को फोकस करना है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक्चुअल में इस चैप्टर को ऊपर रखना था, लेकिन इन्होंने नीचे रख दिया, तो चलो कोई बात नहीं, हम NCERT की बात मान लेते हैं, क्या करें, अब चैप्टर ऐसे ही है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में जानने से पहले आपको पूरा पीरियोडिक टेबल क्लियर होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दुनिया भर का जो भी है उसको रट्टा मारेंगे, वो तो बात की बात है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जब हम आएंगे तो आपको पीरियोडिक टेबल दिखाएंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को समझेंगे अच्छे से, बहुत सारी चीज़ें इसको बताने की। फिर आता है लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस के बारे में ये है कि अपन यहाँ पर रेस्पिरेशन भी पढ़ेंगे, सर्कुलेशन भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, सर्कुलेशन पढ़ेंगे। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ भाई यार, अभी ज़्यादा डिटेल की उम्मीद मत करियो हमसे, हम अभी केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओवरव्यू का मतलब समझ लो, यहाँ पर ओवरव्यू का मतलब समझ लो। ओवरव्यू का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में बताना किसी भी चीज़ को, गागर में सागर भरना। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, सर्कुलेशन पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, डाइजेशन भी उसी में आएगा। तो बहुत सारे जो बॉडी में रिएक्शंस हो रही है ना, जो लाइफ में प्रोसेस हो रही है अंदर भी और बाहर भी, वो पूरा इसके अंदर जानेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। फिर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब इसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड होगा। ब्रेन जानते हो, दिमाग, ये जो दिमाग है ना वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, और इसी कंट्रोल के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, ब्रेन जो है, दिमाग जो है, वो कंट्रोल करता है। किस चीज़ को कंट्रोल करता है? हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम को, हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को ये कंट्रोल करता है। तो इसलिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब एक बैलेंस बना के कंट्रोल करता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिए, बैलेंस बना के कंट्रोल। अभी जैसे मैं खड़ा हूँ इस पोस्चर में, तो मेरा जो यहाँ पर छोटा दिमाग जिसको बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेरिबेलम, जो कि बैलेंस बनाता है। जो अल्कोहल पीते हैं ना दोस्तों, जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, वो क्या करते हैं? सेरिबेलम, मतलब ये जो सेरिबेलम है इसको बैलेंस नहीं कर पाते। जो अल्कोहल पिएगा उसका सेरिबेलम बैलेंस नहीं कर पाएगा, और जब सेरिबेलम बैलेंस नहीं कर पाएगा तो जानते हो दारू पीने के बाद क्या होता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ पर आएगा। फिर आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब यहाँ पर साफ साफ ये बोल रहे हैं अपन रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाता है, या फिर दो ऑर्गेनिज्म जब मिलते हैं तो तीसरा ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। रिप्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मतलब स्पर्म बनते हैं, ओवम बनते हैं, दोनों फर्टिलाइजेशन होता है, प्रोसेस आगे बढ़ती है, बहुत सारी स्टेज आती है, मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, बहुत सारी चीज़ें। तो अपन ज़्यादा डिटेल में जानो कि शॉर्टकट में ये जानो कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, या दो ऑर्गेनिज्म मिल करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब रिप्रोडक्शन सीधा सीधा। फिर आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी का मतलब होता है कुछ कैरेक्टर हमारे माँ बाप के हम में आते हैं तो उसको हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकी बोलते हैं, मतलब वो अगर कोई कैरेक्टर माँ बाप में है तो वो बच्चे में आ जाएगा। ठीक है, अगर बच्चे में है, उनकी शादी होगी तो वो अपने अगले आने वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है दोस्तों? इवोल्यूशन मतलब होता है बदलाव, एक ऐसा बदलाव जो कि पूरी अर्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इवोल्यूशन का मतलब होता है, जैसे कि हम लोग बहुत पहले क्या करते थे, जब आग की खोज नहीं हुई थी तो कच्ची चीज़ें खाते थे, कच्चे फल खाते थे, कच्चे सलाद खाते थे, नॉनवेज कच्चा खा जाते थे। तो जब आग की खोज नहीं हुई थी वो तब की बात है। बट जैसे आग की खोज हुई तो आज हम लोग बहुत ही स्पेशलाइज्ड ह्यूमन बन चुके हैं। ठीक है, हमारा हर चीज़ पका हुआ खाते हैं। ठीक है, और फल सलाद भी खाते हैं, बट ये है कि उसका क्रेज फिर कम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन मतलब समझिए दोस्तों, इवोल्यूशन मतलब बदलाव। तो बहुत पहले हम कैसे दिखते थे? हमारा जो प्रोगनेथस था, मतलब ये जो जबड़ा था, ये बहुत सामने था, अब अंदर चला गया। पहले हमारा ये जो क्रेनियम था ये भी बहुत बड़ा होता था, मतलब ये जो मतलब हमारा जो ब्रेन का जो साइज था वो बड़ा था और जबड़ा बहुत सामने हुआ करता था। लेकिन अब क्या हो गया? वो श्रिंक हो गया, जबड़ा अंदर चला गया, दिमाग की साइज छोटी हो गई। मतलब जैसे कंप्यूटर में देखिए दोस्तों, पहले कितने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, अभी छोटे हो गए, फिर और छोटे हो गए, फिर इतना छोटे हो गए कि मोबाइल में आ गया। तो सेम ऐसा ही है, हमारा क्रेनियल कैपेसिटी भी ऐसी होता गया, और हमारी क्रेनियल कैपेसिटी मतलब उसमें स्टोर करने की क्षमता बढ़ती जा रही थी और साइज छोटी होती जा रही थी। यही तो है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है बदलाव, एक ऐसा बदलाव जो कि पूरी ह्यूमन के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उसको बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बारे में और डिटेल से उस चैप्टर में जानेंगे। फिर आता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यहाँ से फिजिक्स का पार्ट शुरू होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन का मतलब समझ लो दोस्तों, लाइट रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट आई, किसी सरफेस से टकराई और टकरा के उधर ही चली गई। मतलब लाइट यहाँ से मान लो आ रही है और यहाँ जा रही है, तो लाइट का आना, लाइट का जाना इज द रिफ्लेक्शन। अब दूसरा टर्म इसमें आ रहा है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है? लाइट इसके अंदर आई और थोड़ी सी टिल्ट हो गई और अंदर की तरफ चली गई, या यहाँ टिल्ट हो सकती है, या यहाँ टिल्ट हो सकती है, या सीधी भी जा सकती है। तो अभिलंब से दूर भी हटती है, अभिलंब के पास भी आती है। बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। अभिलंब, अब मैं हिंदी में पढ़ाऊँ तो दोस्तों थोड़ा संभाल लेना। अभिलंब का मतलब होता है एक वर्टिकल लाइन, जो कि एक इमेजिनरी लाइन होती है, उसकी तरफ वो रे झुक जाती है या तो आगे बढ़ जाती है। तो बहुत सारे इसमें एक्सपेरिमेंट्स होंगे, वो भी मैं बताऊंगा, जिसमें लाइट रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे और लाइट रिफ्रैक्शन के बारे में जानेंगे, दोनों के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। ठीक है,
फिर आता है नेक्स्ट जो कि थोड़ा बायो का पोर्शन है, थोड़ा सा पूरा ही, वो है द ह्यूमन आई। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, ह्यूमन आई के बारे में मतलब ये जो हमारी आँख है, देख पा रहे हो दोस्तों, मेरे चश्मे के पीछे हैं, हो सकता है आपकी बिना चश्मे की हो। तो ये जो आँखें हैं इसके बारे में हमको जानना है। इसमें बहुत सारी लेयर होती है दोस्तों। अगर मैं आँख को ऐसे निकाल कर रख दिया मान लो, तो इसमें 3 लेयर होती है, स्क्लेरोटिक, कोरॉइड और रेटिना। इसके बारे में जानेंगे कौन सी लेयर क्या काम करती है, ब्लड सप्लाई किस में होती है। ठीक है, हमको जो इमेज बन रही है इस आँख में वो सीधी है कि उल्टी है, ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है। एक्चुअल में ये सीधी नहीं होती, आँख में जो इमेज बनती है ना वो सीधी नहीं होती, आँख में जो इमेज बनती है वो उल्टी होती है। उसके बाद जो नसें हैं उसको वो दिमाग को सीधा दिखाती हैं, ठीक है ना, जिसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। वो ऑप्टिक नर्व जो है यहाँ से एक सिग्नल भेजती है और वो इमेज को सीधा करके माइंड देखता है। इमेज उल्टी बन रही है, माइंड उसको सीधा करके देखता है। इसके बारे में मैं बताऊँगा यहाँ पर जाके। फिर कलरफुल वर्ल्ड, बहुत सारे कलर होते हैं। विबग्योर जब सुने होंगे, इंद्रधनुष का नाम सुने हो? इंद्रधनुष नहीं तो कम से कम रेनबो का तो इंग्लिश में सुने ही होंगे, इंग्लिश मीडियम के हो ना, तो रेनबो के बारे में पूरे जानेंगे। रेनबो, ठीक है, बहुत सारे कलर होते हैं, आँख में अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, ठीक है, तो कलर के बारे में पूरा जानेंगे। फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये जो लाइट जल रही है ना ऊपर, वाइट कलर की जल रही है, वो वाइट कलर की लाइट वाइट क्यों दिख रही है, इसके बारे में जानेंगे यहाँ पर। और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्यों जल रही है, कैसे जल रही है, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो कि लाइट जल रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। एक बात बताऊँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के अगेंस्ट माना जाता है। मतलब अगर ये वायर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, अगर ये वायर है, इसको इमेजिन करो ना दोस्तों, ये वायर है, इमेजिन करना है, जस्ट इमेजिन। तो ये वायर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, मतलब इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ फ्लो होगी दोस्तों, यहाँ फ्लो होगी, अपोजिट। ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो थोड़ा सा जानेंगे उस चैप्टर में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो दोनों अपोजिट होते हैं, इसको अभी दिमाग में थोड़ा सा रखे रहना टच में, ठीक है। फिर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में जानते हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है, अगर इस वायर में, अगर हम इमेजिन करें ये वायर है, तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब यहाँ से यहाँ करंट जाए, यहाँ से यहाँ जाए, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। अगर मैं इस वायर में करंट फ्लो करूँ तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो उसमें बहुत सारे नियम हैं, उसको हम लोग जानेंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के बाद क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होते हैं, कौन सा नियम लगता है, क्या होता है, वो सब जानेंगे। फिर आता है आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास का जो माहौल है, वो माहौल के बारे में पूरा जानेंगे, ठीक है। एक बॉडी होती है, उसके चारों तरफ सराउंडिंग्स होती है, बहुत सारे इन्वायरमेंट में कंपोनेंट होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, वो सारे चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे आसपास के माहौल में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे सनलाइट हो गई, ठीक है, और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। वो उसका मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, मैनेजमेंट मतलब एक परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि एनर्जी तो है, लेकिन एनर्जी अगर एक परफेक्ट डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रही है तो वो गड़बड़ कर देगा। भाई अगर आपके पास एनर्जी तो है लेकिन वो ट्रैक पे नहीं है, क्या करोगे ऐसी एनर्जी का, कोई मतलब भी नहीं है ना। तो एनर्जी होने के साथ साथ उसको परफेक्ट डायरेक्शन में फ्लो करना जरूरी है। भाई एनर्जी तो है, अब एनर्जी को डायरेक्शन नहीं दोगे तो क्या मतलब एनर्जी का। तो एनर्जी को एक परफेक्ट डायरेक्शन देना पड़ता है, उसके बाद जो होता है वो कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब इस चैप्टर को, इस सिलेबस को हम यहीं विराम देते हैं। इसके बाद एक एक चैप्टर को पूरा डिटेल से जानेंगे इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में एक के बाद एक हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।